नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका समर्पण एजुकेशन हब जैतारण में। प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो हमारी कक्षा है वह पीवाईक्यू सीरीज पर आधारित है। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे रीट मुख्य परीक्षा और आगामी अन्य एग्जाम के लिए पुराने सालों के जो प्रश्नोत्तर होते हैं वो हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जिस रास्ते पर कोई पहले से गुजरा हुआ हो और उस रास्ते से अगर हम गुजरते हैं तो हमें उसमें गुजरना आसानी रहती है, क्योंकि उस व्यक्ति ने वो चीजें देख रखी होती हैं। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी, हमारी विद्या की आराध्य देवी माँ सरस्वती को अर्पित रहेगी। और माँ शारदा से यही कामना है कि हम जितनी भी जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो हमारे परीक्षा में काम आ जाए और हम एक अच्छी पोस्ट पर चयनित हो जाए, और बाद में हमारी जो विद्या है वो निरंतर ऐसे ही बढ़ती रहे। माँ सरस्वती की खजाने की वास्तव में इतनी अच्छी बात है कि इसको जितना खर्च करते हैं उतना ही बढ़ते जाता है। हमारे आसपास के माहौल में काफ़ी सारी ऐसी रचनाएँ होती हैं जो व्यक्ति को प्रेरित करती हैं। जब भी हम तैयारी शुरू कर रहे होते हैं, आस-पास का माहौल होता है वो हमें उसमें से नीचे गिराने की कोशिश करता है कि क्या तैयारी कर रहा है, कौन से प्रश्न पढ़ना है, ये बुक पढ़ रहा है, ये बुक पढ़नी चाहिए थी, ये पढ़नी चाहिए थी। क्योंकि व्यक्ति आपको आगे बढ़ता देखने के बजाय अधिकांश यही सोचते हैं कि कब ये गिरे और कब हम इसके ऊपर हँसे। उसके ऊपर राहत इंदौरी साहब जी हैं, जिन्होंने कुछ गज़लों के अंदर, गीतों के अंदर, रचनाओं के अंदर ऐसे लोक जीवन के ऐसी मान्यताओं को रखा है। उसके ऊपर एक उन्होंने गज़ल लिखी थी, उस गज़ल में कहा है, "उँगलियाँ यूँ ना सब पर उठाया करो, उँगलियाँ यूँ ना सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो।" कितनी अच्छी बात कही है कि उँगलियाँ यूँ ना सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, ज़िंदगी क्या है समझ जाओगे, ज़िंदगी क्या है समझ जाओगे, कभी बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। आपको पता होगा कि ऐसे स्थान पर जब हम प्रयास करते हैं जहाँ पर कठिनाइयाँ ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमें उस कठिनाइयों से रूबरू होने का मौका मिलता है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, शुरू के 1 मिनट आपकी रिफ्रेशमेंट के लिए हमने जो भी बातें कही उसको आप ग्रहण कीजिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा। आज की हम क्लास माँ शारदे को अर्पित करते हुए चालू कर रहे हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे पास में कम समय में हम हमारा जो मटेरियल है उसका हम रिवीजन कर सके, और रिवीजन के साथ साथ में हमें पता चल जाए कि राजस्थान जीके है वो आपको पता होगा मुख्य परीक्षा के अंदर राजस्थान जीके का बहुत बड़ा रोल है। उस रोल को कायम रखना है और पुराने सालों के प्रश्न से हम देख सकते हैं कि भावी एग्जाम के अंदर किस प्रकार के प्रश्नोत्तर पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास यही रहेगी। हमारा जो प्रथम प्रश्न है वो इसी से लिया गया है, पुराने सालों के प्रश्नोत्तर से लिया गया है। प्रथम प्रश्न हमारे लिए है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, तथा पूर्व से पश्चिम में विस्तार में कितना अंतर है। तो आपको, अगर आपने तैयारी शुरू की होगी तो आपने राजस्थान जीके की तैयारी की शुरू करते हैं तब हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले राजस्थान के अक्षांश और देशांतरी विस्तार को पढ़ते हैं। हम ये पढ़ते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार ये है, यहाँ पर इतनी है, यहाँ पर ये है, इस प्रकार की चीजें हम पढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है आपको देखने में काफी इजी लग रहा होगा, क्योंकि जिनको आता है उनके लिए तो बार बार उछलने जैसी वाली बात है, जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए भी। वैसे हालांकि ये प्रश्न सभी को आ रहा है। राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में आपको थोड़ा सा नॉर्मल जानकारी रखनी है। पहली जानकारी आपको रखनी है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय का मतलब क्या है, अक्ष के अंश से उसका विस्तार कितना है। तो आपको पता होगा, जब विश्व की भूगोल के बारे में हम पढ़ते हैं कि विश्व के भूगोल के अंदर राजस्थान की अवस्थिति किस प्रकार की है, तो आपको पता होगा पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारे दो टुकड़े हो जाएंगे, एक हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी और दक्षिणी दो गोलार्ध हो गए। गोलार्ध का मतलब क्या, गोले का आधा भाग गोलार्ध हो जाएगा। उसी तरह हमारे पास में दो तरह के देशांतर होते हैं। इस साइड में कौन सा हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे पूर्वी देशांतर बोलते हैं, और इस साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी देशांतर बोलते हैं। एग्जाम के अंदर ये प्रश्न बार बार आता है, इसलिए ये चीजें रिवाइज करवा रहा हूं। और रीट वाले विद्यार्थी जिनको याद है, आप थोड़ा सा संयम बना के रखिए, चीजें हैं आपके रिवीजन के लिए है। देखिए, जब हम इस विश्व के मैप के ऊपर राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करते हैं
तो आपको नॉर्मली पता चल गया होगा कि उत्तरी गोलार्ध तो है ही है, उसके साथ में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो राजस्थान की स्थिति हम यहाँ पर मान रहे हैं भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है। लेकिन अगर विश्व की दृष्टि से देखे जाए कि विश्व में राजस्थान की अवस्थिति किस प्रकार की है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी हो जाएगी, उत्तर और पूर्व के बीच में है तो हम क्या बोलेंगे, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर कौन स्थित है, राजस्थान राज्य स्थित है। अगर बात की जाए कि भारत के कौन से भाग में स्थित है, विश्व का तो हमने याद कर लिया है कि भारत के कौन से भाग के अंदर हमारा प्यारे राज्य राजस्थान स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत है। भारत के मैप को जब हम देखते हैं कि भारत के मैप के ऊपर राजस्थान की अवस्थिति किस प्रकार की है, तो प्यारे विद्यार्थी आपको पता होगा कि हम पश्चिमी क्षेत्र के अंदर रहते, बार बार हम बातों के अंदर जिक्र करते हैं कि हम हमारा पश्चिमी क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, इस वजह से हम यहाँ पर हैं, ये ऐसे हैं, ऐसी बातें करते हैं हम। देखिए अगर राजस्थान की अवस्थिति इस प्रकार से देखी जाए तो भारत के मैप में कौन सी दिशाओं के अंदर है, तो आपको नॉर्मली पता होगा पश्चिम में है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भारत के क्षेत्र में कौन सी हो जाएगी, तो भारत की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है उत्तरी पश्चिमी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उत्तरी पश्चिमी हो जाएगा। तो नॉर्मल दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो अक्षांशीय और एक दूसरा विस्तार और है जिसको हम देशांतरीय विस्तार कहते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर जो विस्तार होता है और एक होता है जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैला होता है, दोनों का फर्क है। तो क्या लिखेंगे, देशांतरीय विस्तार। क्या लिखेंगे, देशांतरीय विस्तार। अब जो देशांतरीय विस्तार है और अक्षांशीय विस्तार है, इसके प्रश्न हैं जो नॉर्मल एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम के अंदर कैसा पूछा जा सकता है, ऑप्शन के अंदर पूछा जा सकता है कि राजस्थान की अवस्थिति किस प्रकार की है। उसके अंदर क्या करेगा, पूर्व पश्चिम को इधर उधर रख देगा, उत्तर दक्षिण को छेड़ के रख देगा, तब आपको ऐसी चीजों के बारे में ध्यान रखना है। राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो क्या होगी, 23 डिग्री 3 मिनट। कौन सा हो जाएगा, 23 डिग्री 3 मिनट। और अक्षांश कौन सा हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, उत्तरी अक्षांश से शुरू हो जाएगा, वहां से लेकर कहां तक है, तो ध्यान रखना 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखना दोनों के अंदर उत्तरी उत्तरी है, तो आपको याद ही हो जाएगा। ये वैसे हमने विश्व के मैप में देख लिया है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट हो जाएगा। देशांतरी विस्तार की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट। कितना हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर। कौन सा देशांतर है, पूर्वी देशांतर है, जैसा कि हमने मैप के ऊपर ध्यान रखा था। क्या ध्यान रखा था कि पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हमारे प्रश्न के ऊपर आते, मूल प्रश्न हमारा यह था कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण का विस्तार और पूर्व से पश्चिम के विस्तार में अंतर कितना है, ये हमारा मूल प्रश्न था। हमने बहुत सारी चीजें हैं जो एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ी है ताकि आपको याद हो जाए। तो पहला विस्तार आपको याद रखना है। राजस्थान के विस्तार के बारे में मैं आपको बता दूं, आप अपनी नोटबुक के अंदर मेरे साथ साथ में आपको छापते हुए चलना है। अब विस्तार के बारे में पहला विस्तार आपको याद रखना है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण की ओर वो कितना है, तो ध्यान रखना है 826 किलोमीटर। कितना है, 826 किलोमीटर। दूसरा और विस्तार है जिसको हम पूर्व से पश्चिम कह सकते हैं, पश्चिम से पूर्व भी कहो तो एक ही बात है। पूर्व से पश्चिम की ओर जो विस्तार है उसका लंबाई कितनी है, तो आपको ध्यान रखना 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। अब इन्होंने जब अंतर पूछा है तो अगर पूछे जाए कि अंतर कितना है, तो अंतर करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा दो तो हमारे पास में हो जाएगा 869 माइनस हो जाएगा 826। जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास में अंतर कितना आ जाएगा, 43 किलोमीटर। तो पहले प्रश्न है जिसको हमने थोड़े से शब्दों के अंदर और बड़े ही गहरे भाव के साथ में हमने देखा है। पहला प्रश्न आपको इजी लगा होगा और आपने सोचा होगा कि काफी इजी प्रश्न सर ने पूछा है। वैसे ऐसी बात नहीं है, एग्जामों के अंदर ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं और एग्जाम के अंदर हम भूल जाते हैं क्योंकि मानवीय भूल की जो सीमाएं हैं वो अनंत होती हैं। अब यहाँ पे इन्होंने अंतर पूछा तो कितना हो जाएगा, 43 किलोमीटर हो जाएगा। याद हो जाएगा आपको, 826 उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम कितना हो जाएगा 869, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर राजस्थान का विस्तार अधिक है। दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा था राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितना है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक रिपोर्ट आती है जिसको हम वन रिपोर्ट कहते हैं। एक संस्थान है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। कौन सा है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है, जो क्या करता है, वनों के जो सर्वे का कार्य करता है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है, कहां पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है देहरादून के अंदर स्थित है।
कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? देहरादून उत्तराखंड के अंदर स्थित है। इसी देहरादून के अंदर जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है उसके द्वारा क्या गणना की जाती है? तो वनों का सर्वे किया जाता है। क्या किया जाता है? वनों का सर्वे का कार्य किया जाता है। अब जो ये वनों का सर्वे किया जाता है उसकी एक रिपोर्ट आती है। कौन सी रिपोर्ट आती है? भारतीय राज्य वन रिपोर्ट। क्या नाम आ जाएगा आपके पास में? राज्य वन रिपोर्ट, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट हो जाएगी, जिसको हम FRI लिखते हैं। ये यहाँ पर हो जाएगी। ये तो हमारे पास में कौन सा है? इंडियन फॉरेस्ट सर्वे, IFS, इनके द्वारा ये करवाया जाता है। तो वनों का सर्वे कार्य किया जाता है। उसी के अंदर 2021 के अंदर, ध्यान रखना है 2021 वाली है, क्योंकि हम प्रश्न के हिसाब से चल रहे हैं, हमारे पास प्रश्न किस समय का है उसके हिसाब से। 2021 में जो राज्य वन रिपोर्ट आई थी, कौन सी रिपोर्ट? राज्य वन रिपोर्ट। राज्य वन रिपोर्ट ये कहती है कि वनों की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है। तो इन्होंने कहा कि राजस्थान के 1/10 भाग, यानी क्या हो सकता है कि 1/10, यानी 1 दशक भाग का मतलब हो जाएगा कि हम ये भी कह सकते हैं कि 100 में से 10 भाग हो सकता है, और 10 में से 1 भाग कहे तो भी एक ही बात। इन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा था कि 2021 वाली जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर कहा था कि राजस्थान के अंदर 9.60% वन क्षेत्र है। कितना है? 9.60% वन क्षेत्र है। ये प्रश्न आ सकता है, कितने प्रतिशत है? 9.601%। ये कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के अंदर कहा गया था। राजस्थान का प्रश्न है तो राजस्थान की ही बात हो रही है। राजस्थान के अंदर जो रिपोर्ट है वो हो जाएगी 9.60% हमारे पास में क्या है? वन्य क्षेत्र है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत के वन क्षेत्र का कितना है, भारत के वन क्षेत्र का, तो ये लगभग, अगर बात की जाए लगभग के अंदर बात की जाए तो 4.6% हम मान सकते हैं। इतने कम प्रतिशत है, यानी भारत के कुल वन का हमारे पास में 4% हिस्सा ही है। और राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात की जाए तो कितना हो जाएगा? 9.60%। एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा जाता है कि राज्य के कम से कम 33% भाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। 1953 के आसपास हम पढ़ते हैं, उसके अंदर आता है कि राज्य के लगभग 33% भाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। लेकिन दशा देखिए हमारे पास में जो अभी वन है, वनों की स्थिति ये है कि हमारे पास में 9.60% क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। इतने कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब हमारे मूल प्रश्न के ऊपर जाते हैं जो हमने पहले देखा था। ये रहा हमारा मूल प्रश्न। उस प्रश्न में ये पूछा था भारत राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो लगभग ये 863 के आसपास था। तो इसको हमने मान लिया 32,701 वर्ग किलोमीटर, ये वन्य क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। और ये चीजें आप मेरे साथ में नोट करते जाइए, आपके बेहद काम आएगी, और इन चीजों को आपको लिखना भी है और याद भी करना है। इन्होंने अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? वैसे ये प्रश्न पुराने सालों का है, तो मैं आपको पहले ही इस प्रश्न के बारे में आगाह कर रहा हूं कि वर्तमान के अंदर, जब अभी ये आपको पता होगा 2-3 दिन पहले एक एग्जाम हुआ था, उसके अंदर प्रश्न ये पूछा गया था कि राजस्थान के अंदर जिले कितने हैं, संभाग कितने हैं। ये प्रश्न अभी 3 दिन पहले की ही बात है, उस एग्जाम के अंदर प्रश्न आया था। तो नवीनतम के हिसाब से देखा जाए तो ये प्रश्न अभी के समय में औचित्य नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता उसको हम देखेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले हैं? तो ध्यान रखना है, वर्तमान में 41 जिले हैं। परसों की बात है, परसों एग्जाम के अंदर आए तो आप सोच रहे होंगे कि सर इतने इजी क्या पढ़ा रहे हो। एक तो ध्यान रखनी है, 41 जिले हैं और संभाग कितने हैं? 7 संभाग है। प्यारे विद्यार्थियों, इनको नोट कर लेना। राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर 41 जिले और 7 संभाग है, और रीट मुख्य परीक्षा के अंदर आ सकता है, क्योंकि ये नई बात है, उस परीक्षा के लिए नई बात है। 41 जिले और 7 संभाग है। उसी दृष्टि से देखा जाए तो ये विवाद का विषय है कि कौन सा जिला है जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगा रहा है, कौन सा नहीं लगा रहा है। वैसे कुछ पुस्तकों के अंदर जो फलोदी है उसको भी इसी के अंदर शामिल कराया गया है। कुछ पुस्तकों के अंदर ऐसा माना गया है कि फलोदी है उसकी सीमा टच नहीं होती है। अपन चल रहे हैं पुराने के हिसाब से, उस प्रश्न का जो समय है उस समय के हिसाब से चल रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, कौन सी सीमा? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। पुराने के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पुराने के हिसाब से, प्रश्न के लेवल के हिसाब से हम चल रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं? 4 जिले हैं।
और चारों जिलों में आपको ध्यान रखना है सबसे ऊपर की ओर कौन सा हो जाएगा, श्री गंगानगर जिला हो जाएगा। बोलो कौन सा हो जाएगा, श्री गंगानगर जिला। फिर उसके बाद में हो जाएगा बीकानेर जिला, कौन सा हो जाएगा, बीकानेर। बीकानेर के बाद में हमारे पास में आ जाएगा जैसलमेर जिला, और उसके बाद में आ जाएगा बाड़मेर जिला। सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये बी फॉर बाड़मेर, बी फॉर बोल नहीं, इस समय हमारे पास बी फॉर बाड़मेर है। ठीक है, ये राजस्थान के 4 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हैं। इन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि किस जिले की सीमा जो सबसे छोटी है, तो आपको ध्यान रखना है कि बीकानेर जिला है जिसकी सीमा है सिर्फ और सिर्फ 168 किलोमीटर, यानी सबसे छोटी सीमा हमारे पास में किसकी है, बीकानेर की है। सर्वाधिक की बात की जाए तो सर्वाधिक सीमा किसकी है, 464 किलोमीटर है, जैसलमेर की। अगर इसको क्रम से याद रखना है तो मैं आपको एक ट्रिक लिखवा दूं, उस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा, और याद करवाने की जिम्मेदारी भी आपके राहुल जी सर की है। अब इस ट्रिक के अंदर ये लिखा हुआ है, ट्रिक का नाम है जेबा नगर बीका। बोलो प्यारे विद्यार्थियों, ट्रिक का नाम क्या है, जेबा नगर बीका। कौन सा नगर बिक गया, जेबा नगर बिक गया। अब जेबा नगर से आपको कैसे याद होगा, सर्वाधिक सीमा जैसलमेर, दूसरे नंबर पे बाड़मेर, तीसरा नगर से बीकानेर हो जाए, सॉरी नगर से हो जाएगा गंगानगर, और सबसे कम सीमा हो जाएगी बीकानेर की। कितनी है, 168, 464, फिर सबसे कम 168 की हो जाएगी। ये तो याद करना, और भी ज्यादा इजी है, 228, 210 और फिर 168 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे लिए, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न इन्होंने पूछा कि भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन, यानी भूमि का अवनयन यानी नीचे की ओर आना, उपजाऊपन कम होना, एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र कितना है, यानी राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्र है जो मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। मरुस्थल कितने पर है ये नहीं पूछा, लेकिन इन्होंने पूछा कि कितना प्रतिशत एरिया है जो प्रभावित है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बात की जाए कि हमारे जो मरुस्थल हैं, जिसको हम थार के मरुस्थल कहते हैं, उस थार के मरुस्थल का राजस्थान के कितने भौगोलिक प्रदेश या कितने भौगोलिक क्षेत्र पर विस्तार है। ध्यान रखना है कि मरुस्थल राजस्थान के 2/3, कितने, 2/3, 2/3 का मतलब क्या है, 2/3, 2/3 भाग, यानी अर्थात में हम लिख सकते हैं 61.11% भाग पर पाया जाता है। यानी मरुस्थल है वो हमारे 61.11% भाग पर पाया जाता है, यानी 2/3 भाग पर पाया जाता है। इन्होंने पूछा कि कितना प्रतिशत एरिया प्रभावित है, तो आपको ध्यान रखना 67% एरिया है जो मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। चलिए अगला प्रश्न है, बोराड पठार जिसके मध्य स्थित है। हमारे पास में 4 ऑप्शन है, आपको यह बताना है कि बोराड का पठार किसके मध्य स्थित है। पठार किसे कहते हैं, किसी समतल भूमि से ऊपर उठा हुआ भाग, किसी भी समतल भूमि से ऊपर उठा हुआ भाग, उसे हम क्या कह सकते हैं, पठार कह सकते हैं। पठारों का निर्माण है, जो हम पढ़ते हैं कि इस्लाकृतियों का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, उस समय से हम इनको पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास 3 तरह की इस्लाकृतियां होती हैं, पर्वत, पहाड़ और मैदान। सॉरी, पर्वत पहाड़ तो ये की हो जाएंगे, फिर क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, हम पढ़ेंगे पठार, मैदान और पर्वत। 3 तरह की हमारे पास में इस्लाकृतियां होती है, भू आकृतियां होती हैं। चलिए अब इन्होंने प्रश्न ये पूछा था हमारे से कि आप हमें ये बताइए कि बोराड का पठार कहाँ पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बोराड का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में पाया जाता है। किसके मध्य पाया जाता है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में पाया जाता है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो कुंभलगढ़ है ये कौन से जिले के अंदर है, तो ये हमारे राजसमंद जिले के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना कि राजसमंद जिले के अंदर कुंभलगढ़ हो जाएगा। गोगुंदा हमारे कहां पर है, उदयपुर के अंदर। तो एग्जामिनर अगर आपको ये पूछता कि किस पठार का विस्तार उदयपुर और राजसमंद जिले के मध्य है, तो आप क्या बताते हैं, बोराड का पठार। एक पठार है उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आपको ध्यान रख लेना उड़िया का पठार। ये भी प्रश्न काफी बार रिपीट होता है, कौन सा पठार है, उड़िया का पठार। उड़िया का जो पठार है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया के पठार के बारे में क्या ध्यान रखनी है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। यानी राजस्थान की भूमि के अंदर जो जितने भी इस्लाकृतियां पाई जाती हैं उनमें पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंचा कौन सा है, उड़िया का पठार है। अब ये जो उड़िया भैया है ये कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है माउंट आबू। कहां पर हो जाएगा, माउंट आबू के अंदर स्थित है। और माउंट आबू के अंदर जब हम पढ़ते हैं कि गुरु शिखर है, उसके नीचे वाली जो तलहटी क्षेत्र है उसके अंदर कौन स्थित है, हमारे उड़िया का पठार स्थित है।
अगला प्रश्न है हमारे राजस्थान के नामकरण के बारे में कि राजस्थान के नामकरण के बारे में किस विद्वान ने कौन सा तथ्य रखा था। प्रश्न ये है 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया। अब ये जो प्रश्न है इस प्रश्न को बड़े ही गंभीर तरीके से आपको पढ़ना है। तो हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर वैसे हमने पुरानी क्लासों के अंदर आपको पढ़ा रखा है, फिर भी हम रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन में आपको ध्यान रखना है राजस्थान के नामकरण का प्रश्न है, काफी बार रिपीट हो जाता है। नामकरण के बारे में आपको खूब सारी चीजें हैं जो याद करनी है। पहला नामकरण आपको याद रखना है कि राजस्थान का जो नाम है किन किन पुस्तकों के अंदर किस प्रकार से मिलता है। एक नाम मिलता है, उस नाम है ब्रह्मवर्त। प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किसमें हुआ था। एक आ सकता है कि मरुकांतार शब्द का प्रयोग कौन सी पुस्तक के अंदर हुआ था या किन के द्वारा हुआ था। तो एक नाम हमें मिलता है मरुकांतार, तीसरा नाम हमें मिलता है राजपुताना। क्या मिलता है? राजपुताना। और चौथा नाम हमारे लिए आता है रायथान रजवाड़ा राजस्थान। चौथा नाम हमारे लिए क्या होगा? राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, या फिर बोलेंगे हम रायथान। क्या बोलेंगे? रायथान। या फिर इसके लिए एक और शब्द है रजवाड़ा। क्या नाम है? रजवाड़ा। राजस्थान के लिए, इस स्वर्गीय की भूमि के लिए इतने सारे नाम होना अपने आप में गौरव का विषय है। और विभिन्न प्रकार के विद्वान हैं और वो राजस्थान के प्रति अपने भाव को व्यक्त करते हैं कि राजस्थान एक भूमि का टुकड़ा ना होकर एक वीरता की बड़ी मिसाल है, जहां पर बच्चे बच्चे के अंदर वीरता पाई जाती है। उसको जन्म लेने के समय से उसको यही सिखाया जाता है कि बड़े होके कुछ भी कर लेना, लेकिन अपनी जो मातृभूमि है उसके नाक मत कटाना। इसी के ऊपर कहा भी गया है कि इला ना देनी आपनी हलरिया हुलराय, इला ना देनी आपरी हलरिया हुलराय, पूत सिखावे पाल ने मरण बड़ई जान। यानी जो एक माता है अपने बेटे को जब झूला झुला रही होती है, उस बचपन के अंदर जब बच्चा नींद लेने की कोशिश करती है, तब माँ लोरी के समय भी उस बच्चे को याद दिलाती है कि इल्ला ना देनी आपने मर जाना, लेकिन इस मातृभूमि है, इस मातृभूमि को न बेचना है, न इसका नाम खराब करना है। और राजस्थान की इस वीर भूमि के ऊपर इतने सारे जब नाम को हम पढ़ते हैं तो आप न केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़िए, बल्कि अपने को आपको व्यक्त करने के लिए पढ़िए कि कहीं पर आप राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तब उनको कहना चाहिए कि मैं एक ऐसी भूमि से आता हूं जहां की कण कण के अंदर वीरता पाई जाती है, और उसी राजस्थान भूमि से मैं यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया हूँ, और अन्य जितने भी जो कार्य हैं वो राजस्थान के नाम से हो रहे हैं। तो इसके ऊपर कहा भी गया, क्या कहा है, एक कवि ने कहा है कि पग पग सूरा देवली पग पग सतिया थान, पग पग सूरा देवली पग पग सतिया थान, पग पग सूरा देवली पग पग सतिया थान। यानी पैरों पैरों के अंदर कहीं ना किसी वीर की जो जमीन है वहां पर उसकी स्थल भूमि हो सकती है, वहां पर उसकी कर्म भूमि हो सकती है। तो इसके ऊपर कहा जाता है कि राजस्थान की जो भूमि है वहां पर प्रत्येक जगह है जो इसके कण कण के अंदर क्या पाई जाती है? वीरता पाई जाती है। अब यहाँ पे जो चारों नाम है वो याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको याद करा दूंगा। इनको हम कैसे याद करेंगे वो देख लीजिए। पहला नाम है हमारे लिए ब्रह्मवर्त। ये ब्रह्मवर्त हमें कहाँ पर मिलता है? इसका प्रमाण हमें मिलता है वेदों के अंदर। हमारे वेद कितने हैं? 4 वेद है। उस 4 वेदों के अंदर एक वेद है जिसका नाम है ऋग्वेद, और इसी ऋग्वेद के अंदर राजस्थान के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है ब्रह्मवर्त। अब इस ऋग्वेद के बारे में आपको एक और चीज फैक्चुअल याद रख लेनी है। क्या क्या याद रखनी है? सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसमें वैदिक ऋचाएं लिखी गई हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। दूसरा हमें प्रमाण ये मिलता है कि राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द है उसका प्रयोग कहां पर हुआ है? तो आपको ध्यान रखना, एक पुस्तक है रामायण। भारत के 2 महान महाकाव्य हैं, एक रामायण है, दूसरा महाभारत है। रामायण की रचना किन के द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखना, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो ये रामायण लिखी गई थी, उसी रामायण के अंदर राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग होता है। अब जो राजपुताना शब्द है, इस राजपुताना शब्द की इतिहास क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि 1800 ईस्वी के अंदर एक अंग्रेजी व्यक्ति होते हैं, बाहर के व्यक्ति होते हैं, विदेशी व्यक्ति हो सकते हैं। उनमें आपको ध्यान रखना है कि जॉर्ज थॉमस है, उन्होंने अपनी एक पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर इस शब्द का प्रयोग करते हैं, जॉर्ज थॉमस।
इन जॉर्ज थॉमस हैं, इनके एक मित्र होते हैं विलियम फ्रैंकलिन। वो क्या करते हैं 1805 में विलियम फ्रैंकलिन इनके मित्र हैं, वो उस पुस्तक के अंदर ये बताते हैं विलियम फ्रैंकलिन। ये जो विलियम फ्रैंकलिन भैया हैं, ये अपने मित्र की जो पुस्तक है उसके अंदर प्रयोग करते हैं। ये जो पुस्तक है उस पुस्तक का प्रश्न आ सकता है कि जो जॉर्ज थॉमस है उसकी पुस्तक का नाम क्या है, तो आपका ध्यान रखना सेंट्रल एंड वेस्टर्न, सॉरी ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि दो पुस्तकें हमारे पास में आती है, कर्नल जेम्स टोड भैया की है, दूसरी हमारे पास में किसकी है विलियम फ्रैंकलिन है जो अपने जॉर्ज थॉमस के द्वारा। तो इन दोनों पुस्तकों के अंदर आपको ध्यान रखना है कि किस में किसका प्रयोग हो रखा है। एक बार यहाँ पे हम इनकी देख लेते हैं, जो हमारे दूसरा नाम है, इन दोनों को साथ में हम कंबाइन करके याद करेंगे। राजस्थान राजस्थान ये रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना है 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी के अंदर इस शब्द का प्रयोग कौन करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कर्नल जेम्स टोड। कौन करते हैं, कर्नल जेम्स टोड। ये जो कर्नल जेम्स टोड जी हैं, जिनको राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड हैं। इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। विलियम फ्रैंकलिन है, इनकी जो पुस्तक है उसमें क्या लिखा होता है, तो उस पुस्तक का नाम है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। क्या याद रखना आपको, मिलिट्री मेमोयर्स, मेमोयर्स का मतलब उनकी याद में, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस है उसकी याद के अंदर ये पुस्तक लिखते हैं, उस पुस्तक के अंदर ये वर्णन करते हैं। ये पुस्तक विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी अपने मित्र के ऊपर। पुस्तक का नाम क्या था, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। क्या लिखोगे, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। दूसरी पुस्तक है हमारे पास में जो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा है, तो उस पुस्तक का नाम क्या है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसको हिंदी में भी आपको याद रखना है, अंग्रेजी के अंदर भी याद रखना है। सेंट्रल का मतलब केंद्रीय, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी, केंद्रीय व पश्चिमी राजपूताना राज्य हैं भारत के, उसके ऊपर ये लिखी थी। इसी पुस्तक का दूसरा नाम क्या है, वो भी आपको पूछ सकता है कि जो हमारे पास में ये जो पुस्तक है उसका दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम है, आपको ध्यान रखना है, एनालस एंड एंटीक्विटीज। नाम क्या हो जाएगा हमारे पास में, एनालस एंड एंटीक्विटीज, एनालस एंड एंटीक्विटीज, एनालिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये दो पुस्तक हैं, एक ही पुस्तक है, उसके दो नाम है आपको याद रखना है। विलियम फ्रैंकलिन है उसके द्वारा कौन सी है, और जो हमारे कर्नल जेम्स टोड है उनके द्वारा कौन सी है। तो अब हमारे मूल प्रश्न के ऊपर चलते हैं। हमारा मूल प्रश्न क्या था, हमारा मूल प्रश्न ये था कि 1800 ईस्वी के अंदर किस विद्वान ने राजपूताना नाम का प्रयोग किया, तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था, और उनकी पुस्तक भी हमने देखी थी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। 1829 में कौन करता है, कर्नल जेम्स टोड भैया करते हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे लिए, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों प्रकार की हमें मिलती है, यानी कौन सी जगह है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों मिलती। तो आपको दो जिले ऐसे याद करने लेना। पहला जिला हमारे पास में श्री गंगानगर जिला, कौन सा जिला हो जाएगा, श्री गंगानगर जिला। और दूसरा जिला हमारे पास में है जिसका नाम है बाड़मेर जिला, कौन सा जिला, बाड़मेर जिला। इन दोनों जिलों में आपको ध्यान रखना है, ये दो जिले ऐसे हैं जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, अंतर्राज्यीय सीमा है। श्री गंगानगर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ में है, पाकिस्तान के साथ में है। पाकिस्तान, और राज्य की बात की जाए तो राज्य में आपको ध्यान रखना है कि ऊपर की ओर कौन सा है, पाकिस्तान और पंजाब के साथ में। गंगानगर की सीमा किसके साथ में लगती है, पाकिस्तान और पंजाब के साथ में। जबकि जो हमारे बाड़मेर है, बाड़मेर जिले की सीमा किसके साथ में लगती है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में, दूसरी जो सीमा लगती है वो किसके साथ में लगती है, गुजरात के साथ में लगती है। किसके साथ में, गुजरात के साथ में। तो दोनों चीजें आपको फैक्चुअल तौर पर याद रखनी। अब हमारे प्रश्न के ऊपर क्या लिखा हुआ है कि ऐसा कौन सा जिला है जहां पर अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो गंगानगर और बाड़मेर दोनों में से कौन सा है हमारे पास में, बाड़मेर है। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बाड़मेर जिला हो जाएगा। अगला है हमारे प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती। ये पुराना प्रश्न है, 2022 के समय का है। तो उसी हिसाब से अगर हम याद करें तो हमारा कौन सा जिला हो जाएगा, जोधपुर जिला।
और श्री गंगानगर जिले हैं जिसकी सीमा हमने देखी थी जैसलमेर है जिसकी सीमा 464 है, सर्वाधिक लगती है, सबसे कम हमारे लगती है बीकानेर की। किसकी लगती है? बीकानेर। और बीकानेर की कितनी लग रही है हमारे पास है? 168, 168 किलोमीटर। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो अच्छा टॉपिक है, कोपेन के बारे में हर बार परीक्षाओं के अंदर आ जाता है। तो जो कोपेन है, कोपेन के वर्गीकरण को आपको याद भी कर लेना है कि कोपेन भैया है, उसके टॉपिक को अपने को ज्यादा यूं हार्डनेस में नहीं लेना है, सॉफ्ट तरीके से हम याद करेंगे। जो कोपेन ने वर्गीकरण दिया है वो वर्गीकरण 4 दिया है। कितने दिए हैं? 4 वर्गीकरण। इन चारों वर्गीकरणों के अंदर वो बताते हैं कि राजस्थान के अंदर 4 प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4 जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। प्रश्न आ सकता है कि कोपेन के अनुसार राजस्थान में कितने जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं? तो राजस्थान के अंदर 4 जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। पहला जलवायु प्रदेश है जिसको हम पढ़ रहे हैं, एक होता है BSHW, दूसरा हो जाएगा BWSW, BWHW, तीसरा हमारा हो जाएगा CWG और चौथा हो जाएगा AW। कौन सा हो जाएगा? AW। मैंने पुरानी वाली जो क्लास है उस क्लास के अंदर आपको इसको ऑफलाइन में भी बता रखा है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी हैं जो नवीनतम है उनको पुरानी वाली क्लास से देखनी चाहिए, उस क्लासों में आपको मिल जाएगा। देखिए, कोपेन ने ये कहा था कि राजस्थान के अंदर जो शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु है उसके 2 टुकड़े कर सकते हैं, एक हो जाएगा BWSW, एक हो जाएगा BSHW। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें से फर्क यहाँ पर कहाँ है? तो SHW और W वाला है जो जिसके अंदर BWSW आ रहा है। तो शुष्क में क्या ध्यान रखना है कि सर्दियों में जहां पर बारिश हो रही है तो उसको हम W के अंदर रखेंगे, तो अर्धशुष्क हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्द्र प्रदेशी, और ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र हो जाएगा। तो 4 प्रकार की जलवायु है। और आपको पता होगा राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले जो जिले हैं, झालावाड़ जिले हो जाएंगे, वहां पर क्या हो जाएगा? AW हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? AW। प्रश्न इजी है, काफी 2022 के अंदर राजस्थान CET ग्रेजुएशन लेवल के अंदर ये प्रश्न आया था कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? AW जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है अरावली के बारे में है, और आपको विदित होगा कि अभी वर्तमान के अंदर सबसे चर्चित कोई विषय है तो वो कौन सा है? अरावली है। अरावली के खनन के संबंध में या उसकी उत्खनन हुई थी जहां जहां पे अभी निर्माण कार्य हो रहे हैं वहां पर ऐसे कहा गया था कि एक आदेशित रूप में कहा था गया था कि 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियां हैं उनको अरावली क्षेत्र के अंदर नहीं गिना गया था और उनमें खनन कार्य किया जा सकता, तो ऐसे मुद्दा बना था। आपने इस मुद्दे के बारे में आप बखूबी रूप से इसमें आप जानकार हो। यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है अरावली के बारे में है कि अरावली का जो क्षेत्र है वो किस प्रकार का है। पहला ऑप्शन इन्होंने पूछा है, इस प्रश्न में आपको ध्यान रखना सत्य असत्य को आपको पहले से ही छांट लेना कि कौन सी चीज सत्य की पूछ रहा है, कौन सी असत्य की पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है अरावली का निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। दूसरा, यह अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट का मतलब क्या है कि ये मुड़े हुए रूप में है, जिसको हम कह सकते हैं प्राचीन वलित पर्वत भी कह सकते हैं इसको, और भी क्या कह सकते हैं? वलित। तो हमारे जो दूसरा है वो ऑप्शन अपने को सही लग रहा है कि अरावली एक वलित पर्वत है, ये हमारे अवशिष्ट रूप में है, मोड़दार के रूप में है। तीसरा लिखा हुआ है ये मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। चौथा, ये राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा के अंदर विस्तार है। तो अरावली के विस्तार के बारे में तो ये ऑप्शन तो आपको बखूबी रूप से पता है कि राजस्थान में अरावली पर्वतीय क्षेत्र है उसका विस्तार कहां से किस प्रकार से हो रहा है। तो आपको प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर पता होगा कि अरावली का विस्तार इधर से लेकर यहाँ तक इस साइड में ऐसे है। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? तो ये हमारे हो जाएगी दक्षिण पश्चिम हो जाएगी ऊपर की ओर। ये कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पूर्व। तो एक ऑप्शन तो हमारे पास में मिल के आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? कि अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में है। तो चौथा ऑप्शन तो हमारे जहां जहां पे भी है वो राइट हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो ये ऑप्शन है इसमें चौथा नहीं है, तो ये ऑप्शन अपने कट गया। एग्जाम के अंदर जहां पर मान लो ये तो प्रश्न आपको इजी लग रहा होगा, ऐसा कोई भी हार्ड प्रश्न हो उसके अंदर आपको क्या करना है? ऑप्शनों को काट काट के देखना है कि मेरा उत्तर कहां पर सही हो सकता है, और एग्जैक्ट आ रहा है तब तो और भी अच्छी बात है। एक और इसने लिखा कि जो अरावली है वो मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, तो ये बात मूलतः रूप से सही नहीं है। तो एक ऑप्शन हमारे जहां जहां पे तीसरा ऑप्शन है वो सब ऑप्शन हमारे कट जाएगा, तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी हमारे कट गया। तो हमारे ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? दूसरा और चौथा। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि वर्तमान में अरावली एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, वलित पर्वत के रूप में है, और इसके बारे में ध्यान रखना है विश्व की सबसे प्राचीनतम
पर्वतमाला के रूप में इसको माना जाता है। विश्व की सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वतमाला भी इसको माना जाता है। तो अरावली है, अरावली के विस्तार में हमने देखा था। एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि अरावली का पिता किसको कहा जाता है, तो अरावली है जो इसकी जो शुरुआत है नीचे धरातलीय क्षेत्र के रूप में समुद्री क्षेत्र में है, तो अरब सागर है। अरब सागर को क्या कहा जाता है, अरावली का पिता कहा जाता है। ये अरब सागर है, वहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, बाद में ये विस्तारित रूप में आता है। और राजस्थान के अंदर दक्षिणी जो जिले हैं, दक्षिण पूर्वी जिले हो जाएगी, वहां से प्रवेश करता है, सिरोही से ये प्रवेश करते हुए आगे की ओर ये कहां पर जाता है, रायसीना हिल के अंदर जाता है। कहां पर जाता है, रायसीना हिल है दिल्ली के अंदर, वहां तक इसका विस्तार है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे लिए कि डग गंगदार भूमिया कहाँ स्थित है। तो इजी प्रश्न है कि डग गंगदार क्षेत्र है वो हाड़ौती के पठार में स्थित है। हाड़ौती के अंदर राजस्थान में कितने जिले हैं जिनको हाड़ौती के पठारी क्षेत्र में ध्यान रखना है कि हाड़ौती में हमारे पास 4 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं, जिलों का नाम है कोटा, कोटा के बाद में कौन सा जिला है, बूंदी जिला, कोटा बूंदी के बाद में ध्यान रखना बारां जिला, बारां के बाद में हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, झालावाड़ जिला हो जाएगा। इन चारों जिलों को हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बोली कौन सी बोली जाती है, हाड़ौती बोली बोली जाती है, तो हाड़ौती क्षेत्र है। इसी हाड़ौती क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। क्या कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये हमारा हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कौन सा हो जाएगा, हाड़ौती हो जाएगा। इसी दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का प्रदेश है, वहां पर कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है और ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा होने की वजह से यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न काफी बार रिपीट हो रखा है कि राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है, तो आपको याद हो गया होगा कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यानी हाड़ौती क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। इसी काली मिट्टी को इसी काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इसी काली मिट्टी को रेंगूर मृदा के नाम से जाना जाता है। रेंगूर मृदा के नाम से जाना जाता है। और ये किसके लिए उपयोगी है, तो आपको ध्यान रखना ये कपास के लिए भी उपयोगी है और मक्के के लिए भी उपयोगी है। तो कपास इसमें सबसे ज्यादा फिट बैठेगा, तो काली मिट्टी के लिए कपास, और क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, हाड़ौती क्षेत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर जो डग गंगदर क्षेत्र है, ये क्षेत्र है चंबल बेसिन के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है, चंबल बेसिन के अंदर। जो चंबल नदी का क्षेत्र है जिसको डाकुओं की एक समय में इसको डाकुओं की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है, चंबल बेसिन। ये जो चंबल बेसिन है ये इसी हाड़ौती क्षेत्र के अंदर है। और ये चंबल बेसिन किस प्रकार का है, तो आपको याद रखना यह उत्खाद भूमि है। प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान में कौन से क्षेत्र में उत्खाद भूमि पाई जाती है, तो हमारे इसी चंबल बेसिन के अंदर उत्खाद भूमि पाई जाती है। अब ये जो उत्खाद भूमि क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है ये उबड़ खाबड़ जमीन होती है। उबड़ खाबड़ जो भूमि होती है उसको हम उत्खाद भूमि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारे लिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय चोटियों के संबंध में सुमेलित नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर जो अरावली क्षेत्र है, अरावली क्षेत्र के कितने भागों के अंदर हम अध्ययन करते हैं, तो अरावली के 3 भाग है। अरावली के कितने भाग है, 3 भाग है। इन तीनों भागों में आपको ध्यान रखना है कि किस भाग के अंदर कौन सी चोटी है। तो नीचे की ओर ये भाग कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना ये दक्षिणी भाग है। कौन सा है, दक्षिणी भाग है। बीच में जो भाग होगा ये कौन सा हो जाएगा, मध्य अरावली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मध्य अरावली। और ऊपर की ओर कौन सी अरावली हो जाएगी, तो ऊपर की ओर आपको याद रखना है उत्तरी अरावली। कौन सी हो जाएगा, उत्तरी अरावली। ये जो उत्तरी मध्य दक्षिणी क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि आपको इसकी जो सर्वोच्च चोटियां हैं, प्रश्न आ सकता है कि दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटियां कौन सी है, तो इसको गर्भ अच्छे तरीके से आपको कैसे याद रखना, इसको कैसे याद रखना है कि दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। कौन सी है, गुरु शिखर, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य अरावली है जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, टोडगढ़ है। कौन सी है, टोडगढ़ है, अजमेर वाली हो जाएगी। और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, रघुनाथगढ़। कौन सी हो जाएगी, रघुनाथगढ़। ये हमें 3 चोटियों के बारे में ध्यान रखना है कि दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, मध्य अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये तो आपको ध्यान पड़ गया होगा
कि सबसे नीचे की ओर गुरु शिखर, बीच में टोडगढ़, उत्तर की ओर रघुनाथगढ़ हो जाएगा। अब इसके बारे में है ध्यान रखना है कि गुरु शिखर है, इस गुरु शिखर को किस नाम से जाना जाता है और इसकी ऊंचाई किस प्रकार की है, कितने क्षेत्र के अंदर इसकी ऊंचाई है। तो इस गुरु शिखर के बारे में ध्यान रखना है। इसको क्या कहा जा सकता है, संतों का शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं, संतों का शिखर कहते हैं। हिंदू ओलंपस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदू ओलंपस कहते हैं। इस गुरु शिखर है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 1722 मीटर है। कितनी है, 1722 मीटर। कहीं कहीं पे 1727 मीटर मिलती है। ये क्यों मिलती है, तो आपको ध्यान रखना है 5 मीटर पर, यानी जो 1722 है उसके 5 मीटर की ओर पर एक मंदिर है, 5 मीटर, गुरु दत्तात्रेय ऋषि का, गुरु दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है। ये गुरु दत्तात्रेय ऋषि हैं, उनके मंदिर होने की वजह से कहीं कहीं पे 1727 भी मिलता है, लेकिन आपको याद रखना है 1722। संतों का शिखर हो जाएगा, गुरु शिखर हो जाएगा। अब इस गुरु शिखर की लंबाई तो आपको पता चल गया होगा। प्रश्न आएगा कि अरावली की चोटियों का क्रम किस प्रकार का है, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर की ओर कौन सी है, गुरु शिखर है। गुरु शिखर के बाद में राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शेर है। कौन सी है, शेर है, सिरोही के अंदर है। ये भी सिरोही के अंदर है, माउंट आबू के अंदर, और ये भी कहां पर है, सिरोही के अंदर स्थित है। तीसरी हो जाएगी दिलवाड़ा। कौन सी हो जाएगी, दिलवाड़ा, जिसको हम देलवाड़ा भी कहते हैं, दिलवाड़ा। यहाँ कहीं पे हम देलवाड़ा भी लिख सकते हैं, देलवाड़ा। ठीक है। चौथी हो जाएगी अचलगढ़ हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, अचलगढ़ हो जाएगी। चोटियों का क्रम है जो आपको याद कर लेना, साथ में इनकी ऊंचाई है वो भी आपको याद कर लेना, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब यहाँ पे है जरगा की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 1431 किलोमीटर सही है। शेर की ऊंचाई 1597, ये भी सही है हमारे लिए। उसके बाद में रघुनाथगढ़ है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1055 है। लेकिन जो अचलगढ़ है ये इसकी ऊंचाई गलत है। अचलगढ़ की ऊंचाई है हमारे पास में 1380 मीटर है। बोलो कितनी है, 1380 मीटर है। अगला प्रश्न है हमारे लिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सी एक चीज है जो सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बाकर है, जो सिरोही के अंदर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। गिरवा है, जो तस्तरी नुमा पहाड़ होते हैं, किसके जैसे, तस्तरी नुमा जो पहाड़ होते हैं उनको हम गिरवा के नाम से जानते हैं। बोराट का पठार, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, ये भी सही है। लेकिन जो रामगढ़ पहाड़ी है ये यहाँ पर नहीं होकर कहाँ पर होगी, बारा के अंदर होगी। कहाँ पर होगी, बारा के अंदर रामगढ़ पहाड़ी हो जाएगी। और रामगढ़ नाम से आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर दो अभ्यारण्यों के बारे में पढ़ते हैं, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य और रामगढ़ अभ्यारण्य। इन दोनों के बारे में अगला प्रश्न जब आएगा जब हम पढ़ेंगे। अगला आएगा पाली, नागौर, अजमेर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो इजी प्रश्न है और ये आया था सहायक संख्या के अधिकारी 2018 के अंदर। तो यहाँ पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, पीली भूरी मृदा पाई जाती है, पाली, नागौर, अजमेर जिला। अगला प्रश्न है हमारे लिए, मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है। इस नहीं वाले प्रश्न को आपको सबसे पहले गोला कर देना है, क्योंकि ऐसी चीजों में हम क्या करते हैं, नहीं पर ध्यान देते नहीं है ना, फिर दिक्कत हो जाती है। मृदा संरक्षण की कौन सी विधि नहीं है, पहला है फसल चक्रीकरण। तो ये सही विधि है कि फसलों के चक्रीकरण करके हम क्या कर सकते हैं कि वहां पर जो फसल है उस फसल में चक्रीकरण अपनाएंगे तो कुछ फसलें ऐसी होती है जिसकी जड़ों के अंदर कठोरता पाई जाती है, तो उस मिट्टी को बांध के रखती है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, फिर पट्टीदार कृषि, पशुचारण पर नियंत्रण। लेकिन ये जो ऑप्शन है ना दूसरे वाला, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, ये नेगेटिव ऑप्शन है, इस वजह से ये हमारी विधि नहीं है। बाकी फसल चक्रीकरण है, पट्टीदार कृषि है जिसको हम समोच्च कृषि भी कहते हैं, ये पशुचारण पर नियंत्रण है, ये भी कार्य है। पशुचारण पर नियंत्रण से मृदा संरक्षण कैसे हो सकती है भाई साहब, कि जब हम पशुओं के खुर पड़ते हैं, जहां जहां पर वो चारागाह के लिए जाते हैं, तो वहां पे मृदा है जो अप्रदित होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मृदा और जल संरक्षण के लिए पारंपरिक प्रथा कौन सी है, यानी इनमें से कौन सी एक राजस्थान में मृदा संरक्षण के लिए है। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान के अंदर खड़ीन है। खड़ीन के बारे में कहा जाता है कि ये पारंपरिक विधि है। और ये खड़ीन कहाँ पर जाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है खड़ीन है हमारे जैसलमेर जिले के अंदर पाए जाते हैं। और ये खड़ीन क्या होती है, ये तालाबनुमा स्थलाकृतियां होती है। इस खड़ीन के निर्माण किसने किया, तो आपको ध्यान रखना है पालीवाल ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण है, पालीवाल ब्राह्मणों हैं, उनके द्वारा इनका निर्माण करवाएगा। खड़ीन हो जाएगी कहां पर स्थित है, जैसलमेर के अंदर, किनके द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिलों में लाल पीली मृदा पाई जाती है। राजस्थान के किस जिले के अंदर लाल
पीली मृदा पाई जाती है, यानी लाल रंग की और पीले रंग की दोनों प्रकार की मिक्स मृदा पाई जाती है, जिसको हम सिरोजम नाम से भी जानते हैं। तो ये मृदा है जिसके बारे में आपको रटना ही पड़ेगा। कहाँ पर हो जाएगी? सवाई माधोपुर हो जाएगी, सिरोही हो जाएगी, भीलवाड़ा और अजमेर। ये जो बीच वाला क्षेत्र है जहाँ पर कैसी मृदा पाई जाती है? लाल व पीली मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के लिए, तो कभी कभी सुनना हमारे लिए क्यों सही होता है, जैसा कि मैंने 2-3 प्रश्नों में पहले भी आपको बता रखा था कि उस प्रश्नों के अंदर हमें ये बताया गया था कि हाड़ौती क्षेत्र है उसके अंदर क्या पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और वही प्रश्न हमारे लिए रिपीट हो रहा है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ कि आप किसी भी क्लास को देखो, उसको पूर्णतः देखने की कोशिश करो। यहाँ पर हमारे लिए कपास से मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, कौन सी मृदा? काली मृदा है। ये काली मृदा राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? पठारी क्षेत्र हाड़ौती में पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारे लिए, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये फैक्चुअल प्रश्न है और आपको इंपॉर्टेंट लगा देना, प्रश्न आ सकता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये ध्यान रखना 1956। कब हो जाएगा? 1956 में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम लागू हुआ। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से किस प्रकार सर्वथा भिन्न है? यहाँ मरुस्थलीकरण के संबंध में कौन सी अवधारणा सटीक है? यानी जो राजस्थान है उसके अंदर जो मरुस्थलीकरण है उसके संबंध में कौन सी घटना है वो सही बैठती है। पहला, ये हृदय स्थल से प्रारंभ और प्रसारित होती है। दूसरा है शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ होती है और वहीं पर फैल जाती है। तीसरा, अतिचारण, अति लहर, निर्वनीकरण, मृदा और जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। और चौथा ऑप्शन, ये सूखे के कारण प्रारंभ होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल का निर्माण कार्य हुआ था वो किस प्रकार से हुआ? तो ये जो हमारे तीसरा ऑप्शन बड़ा ऑप्शन नजर आ रहा है, अतिचारण, अति लहर, निर्वनीकरण के कारण हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे लिए, क्या है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है? तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला ऑप्शन ही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि AW राजस्थान के कौन से जिलों के अंदर पाया जाता है? दक्षिणी जिलों के अंदर। जबकि जो हमारे सिक्कर, झुंझुनू वाले जो जिले हैं, चूरू वाले, ये तो उत्तरी जिलों के अंदर आगे। दूसरा ऑप्शन है BW SW, ये बाड़मेर जालोर, बिल्कुल सही हो जाएगा। BW SW, सॉरी BSW। सी ऑप्शन है BWHW, जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर हो जाएगा। CWG है जो अरावली के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं वहां पर पाई जाती हैं। तो इन्होंने सही सुमेलित नहीं का पूछा, तो वो सिक्कर जुनून वाला ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा? तो अभी हमने पढ़ा था कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों के अंदर बांटा था। हाँ, अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ स्थित है? ये भी फैक्चुअल प्रश्न है। और रानीसर टांका हमारे जोधपुर जिले के अंदर है, जिसको हम नीला शहर, ब्लू सिटी भी कहते हैं। ध्यान रखना, राजस्थान की कुछ जिलों के बारे में जो BSCC वाले विद्यार्थी भी इस क्लास को देख रहे हैं, ऑफलाइन वाले विद्यार्थी, उनकी काफी समय से जिज्ञासा चल रही थी कि सर राजस्थान जीके की हमारी क्लासेस शुरू की जाए, तो उनके लिए भी ये मटेरियल है, आपके लिए बेहद काम आएगा। आप इसको बड़े ही तन्मयता के साथ में पढ़ते जाइए। जोधपुर को हम क्या कहते हैं? उसको हम ब्लू सिटी कहते हैं। प्रश्न आ सकता है, व्हाइट शहर यानी सफेद शहर किसको कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? यानी मूल अंशदायी कारण क्या है कि पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा क्यों होती है? पहला है वृष्टि छाया प्रदेश क्षेत्र की अवस्थिति। दूसरे है अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिणी पूर्वी आर्द्रवर्ती हवाओं का आकस्मिक प्रवेश। सी ऑप्शन है भारतीय मानसून का प्रक्रिया तंत्र। डी ऑप्शन हो जाएगा अरावली पर्वतीय श्रेणी का दिक् स्थिति। देखिए, इस प्रश्न की बात की जाए तो इस प्रश्न के अंदर ये 2016 के अंदर आया था लैब असिस्टेंट एग्जाम के अंदर। मेरे हिसाब से व्यक्तिगत दृष्टि से और आसपास की पुस्तकों, प्रमाणिक पुस्तकों की दृष्टि से देखा जाए तो इस प्रश्न में एकाधिक ऑप्शन है वो सही होंगे, क्योंकि जो अरावली की स्थिति है उसकी वजह से भी जो हमारे पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर वर्षा क्यों नहीं होती? क्योंकि अरावली की स्थिति तो यहाँ पर ऐसे है, दक्षिणी पूर्व से उत्तर, सॉरी दक्षिण पश्चिम से लेकर ये उत्तर पूर्व की ओर चल रही है। तो यहाँ पर जो अरावली है, यहाँ पर अरब सागर से जो मानसून की पवनें आती है वो इसके ऊपर से चली जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होती है। दूसरा, वृष्टि छाया क्षेत्र भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इस प्रकार से स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है, तो यहाँ पर ये टकराने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? वृष्टि छाया प्रदेश हो जाएगा। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब जहां पर बारिश नहीं होती, एक तरफ तो ज्यादा और दूसरी तरफ कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारे लिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ
की उत्पत्ति कहाँ से आती, इस प्रश्न को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। मैं आपके सामने यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लगवा देता हूँ। ये रीट एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम मानसून के बारे में पढ़ते हैं तो भूमध्य सागरों से क्या होता है कि लौटता हुआ जो मानसून होता है, कौन सा लौटता हुआ मानसून होता है, वो शीतकाल के अंदर, जैसा कि अभी समय चल रहा है, कौन सा शीतकाल, शीतकाल में राजस्थान के इन क्षेत्रों के अंदर बारिश होती है। इसी बारिश को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम बारिश को हम मावट के नाम से जानते हैं। इसी मावट को हम गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। ये इनको सुनहरी बूंदे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शीतकालीन समय के अंदर काफी ऐसी फसलें हैं जिनके लिए उपयोगी साबित होता है। ये जो भूमध्य सागर है, इससे क्या होगा, शीतकाल के अंदर जो बारिश होती है ये क्यों होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ का मतलब है कि पश्चिमी क्षेत्रों के अंदर जब निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, इस साइड में उच्च वायुदाब के क्षेत्र है, हमेशा आपको पता होगा वायुदाब निम्न उच्च से निम्न की ओर प्रवेश करता है, तो उच्च और निम्न के बीच में जो ये डिफरेंस होता है उस वजह से ये पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पैदा होता है। ये भूमध्य सागर से उठकर शीतकाल में राजस्थान में वर्षा करता है। तो प्रश्न आएगा कि पश्चिमी विक्षोभ से उत्पत्ति कहां से होती है? भूमध्य सागर से होती है। और बारिश को हम किस नाम से जानते हैं? उसी बारिश को हम मावठ नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूलभरी आंधियों के लिए उत्तरदायी कौन सा कारक है? यानी राजस्थान में धूलभरी जो आंधियां होती है उसके लिए उत्तरदायी कारक क्या है? तो पहला ऑप्शन है कुछ स्थलों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। संवहनीय धारा क्या होती है कि एक कोई क्षेत्र है जहां पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, ऊपर की ओर उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, तो हवाई क्या करेगी, चारों ओर घूमने लगेगी। घूमने की वजह से ये चक्रवात का रूप धारण कर लेता। तो पहला ऑप्शन हमारे लिए सही है। दूसरे हैं अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम हवाओं के समांतर हैं। सी ऑप्शन है अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। ये आरएस आरटीएस एग्जाम 2018 के अंदर प्रश्न आया था कि जो हमारे आंधी आती है, धूल भरी आंधी, वो क्यों होती है? तो इसके अंदर एक तो ये हो जाएगा कि जो पूर्वी हवा वाली उत्पत्ति होगी, इनका मेन रीजन हो जाएगा, और ये हमारे पास में ये हो जाएगा। ये भी ऑप्शन हमारे लिए सही है, तो अ और स हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव करने वाला जिला कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है। वैसे टेक्निकल टीम है, उन्होंने टाइप कर दिया है, अच्छी बात है। ये आरपीएससी आरएस एग्जाम के अंदर 1944 1945 के अंदर ये जो एग्जाम होता, सॉरी 1905 है, यहाँ पे 1994 और 1995 है। इन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि राजस्थान में जो वार्षिक वर्षा होती है, सर्वाधिक और न्यूनतम के बीच में जो डिफरेंस होता है, कौन से जिले में है? तो बांसवाड़ा के अंदर है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ जिला है। झालावाड़ जिला के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है। स्थान की बात की जाए तो जो माउंट आबू है, वहां पर सर्वाधिक वर्षा उत्पन्न होती है। अगला है, इसी प्रश्न को आप मोस्ट लगोगे रीट की दृष्टि से और अगले एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, गांगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है कि गांगेलाव नागौर के अंदर स्थित है। एक और क्षेत्र है, मैं आपको याद करवा दूं, उस क्षेत्र का नाम है रणखार। रणखार क्षेत्र कहां पर है? जालोर के अंदर है। रणखार संरक्षित क्षेत्र कहां पर है? जालोर के अंदर है। और नागौर के अंदर कौन सा है? गांगेलाव। कौन सा है? गांगेलाव। अगला प्रश्न है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू जिले में अवस्थित नहीं है? तो अभी थोड़ी देर हम पहले हमने पढ़ा था कि जो गांगेलाव है वो संरक्षित क्षेत्र कहां पर है? नागौर जिले के अंदर है। बाकी जो तीन है कौन कौन से? एक तो हो जाएगा साकंबरी, मनसा और बीड़, ये तीनों कहां पर? ये हमारे झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, वन विहार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो वन विहार अभ्यारण्य है, ये कहां पर स्थित है? भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, वन विहार अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? भरतपुर जिले के अंदर है। बंद बायोडेटा के बारे में भी हम पढ़ते हैं। और ये प्रश्न है, आंकल वुड फॉसिल पार्क कहां पर स्थित है? तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान, कौन सा उद्यान है? राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर स्थित है? ये राजस्थान के दो जिलों के अंदर फैला हुआ है। राष्ट्रीय मरु उद्यान है राजस्थान के दो जिलों के अंदर फैला हुआ है। दो जिले कौन कौन से हैं? पहला जिला है जैसलमेर और दूसरा जिला कौन सा है? बाड़मेर। दो जिले हमारे पास में है, जैसलमेर जिला और बाड़मेर जिला। इन दो जिलों के अंदर हमारे ये स्थित है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर काष्ठ, काष्ठ यानी लकड़ी,
काष्ठ के जीवाश्म हमें यहाँ से प्राप्त हुए, लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म प्रारंभ हुए, इसको हम अंकल वुड, वुड यानी क्या हो जाएगा लकड़ी, और फॉसिल का मतलब हो जाएगा जीवाश्म, अंकल वुड फॉसिल पार्क। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है अंकल वुड फॉसिल पूछा जाए। राष्ट्रीय मरु उद्यान तो 2 जिलों के अंदर है, जैसलमेर बाड़मेर, और अंकल वुड है वो हमारे कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर। मोस्ट लगा देना कि राजस्थान के अंदर अंकल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर। अगर ये प्रश्न बनता है कि राजस्थान में राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है, जैसलमेर और बाड़मेर जिले के अंदर, इस प्रश्न में कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कहां पर है, तो राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कौन सा है, सुंदा माता अभ्यारण्य हो जाएगा। राजस्थान का पहला अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा, सुंदा माता अभ्यारण्य है, जो पहला भालू अभ्यारण्य है। ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ताल छापर हमारे लिए चूरू है। चूरू में कौन से हिरण है, तो आपको ध्यान रखना है कृष्ण मृग, कौन सा हो जाएगा, कृष्ण मृग, यानी काले हिरणों के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना ये ताल छापर प्रसिद्ध है। बंद बोर्ड है जिसके बारे में हमने देखा था, भरतपुर का हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे लिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया, तो भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर 1 सितंबर 1972 को इसको अंगीकृत करते हैं। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर होगा 1 सितंबर 1973 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट बस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, ये घास के पारिस्थितिकी संरक्षण से संबंधित गलत बात है, ये तो हमारे जो राज्य पक्ष है गोडाउन से संबंधित है। दूसरा है, पर्यावरण विकास पर्यावरण पर्यटन गतिविधियों में शामिल करना, तो ये भी नहीं है। तीसरा है, इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत शुरू किया गया था, यह भी गलत है, लागू भी नहीं किया गया था उस समय। चौथा ऑप्शन है, इस प्रजाति की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड लागू किया गया था पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। 2013 के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनके द्वारा इसको प्रारंभ किया जाता। 2013 मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत के द्वारा शुरू करवाया जाता है। जो हमारे मुख्यमंत्री थे उस समय अशोक गहलोत, उनके द्वारा ये प्रारंभ करवाया जाता है। अब इसके बारे में ध्यान रखना कि राजस्थान का जो राज्य पक्षी है कौन है, गोडावण है, और इसी गोडाउन के बारे में प्रश्न आ सकता है। इसको क्या कहा जाता है, माल मोरडी कहते हैं, माल मोरडी, और इसको शर्मिला पक्षी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शर्मिला, शर्माता बहुत है ये, क्या करता है, शर्माता है, शर्मिला पक्षी हो जाएगा, माल मोरडी हो जाएगा। हुकना भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, हुकना, क्या कहते हैं इसको, हुकना भी कहते हैं। इसके वैज्ञानिक नाम के बारे में आ सकता है, ओडियोटिस नाइग्रिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड इसके लिए संरक्षण के लिए चलाया गया था। चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की ज्वाला कहते हैं, कौन सी ज्वाला, जंगल की ज्वाला। जंगल की ज्वाला है जो आपको इजीली स्कूलों में के अंदर पढ़ा होगा। तो हमारे जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर जो प्लास है, प्लास को हम क्या कहते हैं, जंगल की ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं, जंगल की ज्वाला, प्लास हो जाएगा। अगला एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानचित्र में वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थिति है, 1 2 3 4 पॉइंट है, उस पॉइंटों में आपको देखना है। हालांकि ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, सबसे पहले जिलों के नाम दर्शा दीजिए, फिर आप कर सकते हो। इधर की साइड में आपको अनुमानतः लग रहा होगा कि कौन सा जिला हो जाएगा, जयपुर जिला हो जाएगा। इधर की साइड की बात की जाए तो भरतपुर जिला है। आप जब राजस्थान की सीमाओं को पढ़ते हो तो उस समय काम आता है, ये भरतपुर जिला, ठीक है। नीचे की ओर 2 जिले हमारे पास में दे रखा है। इस साइड में हमारे पास में कौन सा जिला हो जाएगा, ये जिला हो जाएगा हमारे पास में उदयपुर जिला हो जाएगा, ठीक है, हमने ले लिया उदयपुर जिला। ठीक है, तो पहले दूसरे से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला देखिए, बंद बोरोटा कहां पर है, भरतपुर के अंदर, तो पहला ऑप्शन तो हमारे गलत हो गया क्योंकि पहले नंबर पर जयपुर है। दूसरा सीता माता, ये भी कहां पर है, ये प्रतापगढ़ के अंदर, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हमारे पास में 2 ऑप्शन है, एक तो है नाहरगढ़ और दूसरा है नाहरगढ़। तो आपको पता होगा कि नाहरगढ़ जयपुर के अंदर स्थित है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है भरतपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर कौन सा है, बंद बोरटा है। तीसरा फुलवाड़ी के नाल उदयपुर हो जाएगी। चौथा हमारे सीता माता पक्षी अभ्यारण्य, ये कहां पर है, प्रतापगढ़ के अंदर है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के, अच्छा ये पुराने वाले प्रश्नों के अंदर आ गया, बाकी वाले प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। ये काफी जो हमने आज की क्लास के अंदर जो पीपीटी बनाई थी उस पीपीटी में से है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आज की क्लास है बेहद खास पसंद आई होगी। और इस क्लास के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको किस प्रकार की क्लास लगी है, आप अपने सुझाव है वो आप हमें इस
वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, उसके अंदर आप अपने सुझाव रख सकते हो। और अन्य विषय को जैसे कि हमने कहा था कि अंग्रेजी विषय के जो टीचिंग मेथड्स हैं, विज्ञान विषय के टीचिंग मेथड्स हैं, मैथमेटिक्स के जो टीचिंग मेथड है, वो जल्दी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास आपको बेहद खास लगी होगी और माँ सरस्वती हैं, वो कभी भी अपना ऋण है अपने ऊपर नहीं रखती, उस ऋण को चुकाती भी है, साथ में मूल भी चुकाती है और साथ में ब्याज सहित चुकाती है। तो इसी के साथ में आज की क्लास को हम यहीं पर विराम करते हैं। धन्यवाद साथियों।